करना शुरू हुआ है। अब सपा की क्या कुछ भूमिका रहेगी, क्योंकि बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि आगामी जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी प्रक्रिया होगी, चुनाव प्रचार होगा, उसमें सपा और बसपा को हम सपोर्ट करेंगे। तो किस तरीके से सपा की एक पूरी रणनीति है, क्या बीजेपी के समर्थन में जाएंगी या सिर्फ जैसा कि हम देखते आए हैं उत्तर प्रदेश की आपकी राजनीति काफी मशहूर रही है, क्या उसी तरह के पूरा चुनाव आगे में देखने को मिलेगा? यशी, देखिए, जिस तरीके का आपने कार्यक्रम को बनाया है और आपने बात बताई कि अमित शाह जी आए हैं और रूठों को मनाने की बात है कि 10 तारीख तक सारे फूफा मान जाएंगे। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा भी भाजपा प्रवक्ता भी कह रहे थे, एक परिवार की पार्टी है, तो इनके यहाँ एक फूफा भी है, इनके यहाँ एक मामा भी है, तो इनके यहाँ सारे लोग हैं, है ना। ये सारी नौटंकी पूरी कर लेते हैं। ये ज़बरदस्ती लोगों के मामा बनने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती लोगों के भाई बनने की कोशिश करते हैं। अब ज़बरदस्ती एक फूफा भी नज़र आ रहे हैं, जो आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से सुनने में आ रहा है। अब बड़ी बात यह है, अमित शाह कौन है? भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता भी बोल रहे थे और नेतागण बोल रहे हैं कि हम 18 साल के अपने शासन की बात कर रहे हैं, 18 साल के शासन के दावे के साथ में जनता का विश्वास लेंगे। तो 18 साल के शासन की तो बात ही नहीं हो रही। अमित शाह तो केंद्रीय नेतृत्व है और वो बात कर रहे हैं, वो अधिकारियों को डांटने की बात कर रहे हैं कि समझा लीजिए, कौन नहीं सुनेगा देख लीजिए। तो ये जो अमित शाह की गुजरात वाली स्टाइल है कि जो जिस तरीके का उन्होंने गुजरात चलाया है, जिस तरीके का तनाव का वातावरण गुजरात में रखा, जो धार्मिक आधार पे, जो राजनीतिक रूप में कि जो सुन रहा हो तो ठीक है, मवाली जिस तरीके से उनको तड़ीपार किया था, और तड़ीपार किनको किया जाता है? गुंडे मवालियों को किया जाता है। गुजरात से उनको तड़ीपार होना पड़ा था, वही राजनीति वो कर रहे हैं कि जो सुन रहा हो ठीक है, नहीं तो 10 तारीख के बाद तो हम उसको समझा ही लेंगे। तो ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। आज भी एक बड़ी सूचना आ रही है कि बड़े बड़े नेताओं का, राजनेताओं का, जिसमें हमारे राजनेता आदरणीय अखिलेश यादव जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उनका मोबाइल भी हैक करने की कोशिश की गई है। तो इस निम्न स्तर पे आकर के अगर राजनीति होनी है तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है और बड़े खतरे की घंटी है कि इस तरीके से कि 10 तारीख के बाद सब आ जाएंगे। कोई विरोध कर रहा है, ठीक है, आपकी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता है, आपकी पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं मेल खाता है, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी से निर्दलीय के रूप में ये आपका विरोध कर रहा है, आपकी नीतियों से संतुष्ट नहीं है, तो आप उसे धमकी देंगे कि 10 तारीख के बाद हम सबको देख लेंगे। अधिकारी अगर अपने अधिकारों का सही उपयोग करना चाहता है, जनता के हित में बात कर रहा है, आपके हित की बात नहीं कर रहा है, तो आप उसको धमकी देंगे कि देख लेंगे, जो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो ये राजनीति को किस तरीके से ले जा रहे हैं? ये शासन चलाना है, आप शासक नहीं है, शासक तो जनता ही रहेगी। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता राजा होती है। आपको कुर्सी पे अस्थायी रूप में बैठाया गया है, आपको जवाब देना है। एन चुनाव के वक्त जब आचार संहिता लागू हो चुकी है, तब आपको कर्ज लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। देखिएगा कि 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में पैसे जाते हैं और 3000 रुपए डाले जाएंगे 10 तारीख को। क्यों डाले जाएंगे? क्योंकि 17 तारीख को वोटिंग है। उससे पहले क्यों नहीं ये 3000 की बात हुई? ये कर्जा केवल अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं को खरीदने, प्रलोभन देने की बात है, और जो आक्रोश जनता का है उसको मोड़ने के लिए। और ये पूरी तरीके से प्रदेश नेतृत्व सिफर हो गया है, शून्य हो गया भारतीय जनता पार्टी का। इसीलिए भूपेंद्र यादव जी को केंद्रीय मंत्री से यहाँ प्रभारी बनाया गया है। और जबलपुर की घटना हम सब ने देखी, किस तरीके से उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनके सुरक्षा अधिकारी को पिस्टल निकालनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी का। और कल इनके ही शहर अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन नहीं बचा है और वो चीजें खत्म हो गई जिसकी ये दुहाई देते हैं। ठीक है, देखिए, इन तमाम जो आपने आरोप भी लगाए हैं, इन पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन जिस तरीके से अब आप भूमिका में हैं, कहा जाता रहा है कि जहां भी आप चुनाव लड़ते हैं, जो सबसे ज्यादा नुकसान किसी दल को पहुंचता है तो वो कांग्रेस है। क्या मध्य प्रदेश में आपको किस तरीके की रणनीति अपनाई जाएगी सपा की ओर से, और खासकर जो बातें कही जाती हैं इस पर किस तरीके से आप फोकस करेंगे? देखिए, हम एक राजनीतिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी, हमारे अपने विचार हैं, अपना एक तरीका है, हमारे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम ना भाजपा को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, ना हम कांग्रेस को जिताने के लिए। हम जनता के बीच में अपनी बातें रख रहे हैं। जो हमने सरकार उत्तर प्रदेश में चलाई है, जो जनहितैषी योजनाएं चलाई, ये तो लाडली बहनों को आज पैसे दे रहे हैं। हमने तो विपक्ष वहां पे उत्तर प्रदेश में रहते हुए पैसे दिए हैं, और चुनाव आने के 3 महीने 4 महीने पहले नहीं,
लगभग 5 साल दिए हैं। तो हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो ये 18 साल शासन करने के बाद ना कोई अच्छा एक्सप्रेसवे बना पाए, ना गुजरात में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में, ना ये मेट्रो दे पाए, ना मध्य प्रदेश में, ना गुजरात में, ना छत्तीसगढ़ में। 5 करोड़ पौधे ना ये गुजरात में लगा पाए, ना मध्य प्रदेश में लगा पाए, ना छत्तीसगढ़ में। 18 लाख से ऊपर लैपटॉप ना मध्य प्रदेश में दे पाए, छत्तीसगढ़ में दे पाए, ना गुजरात में दे पाए। तो हम तो इनको चुनौती देते हैं, विकास पे लड़िए, लेकिन ये गुमराह करते हैं और गुमराह करने पे लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पे अगर कहीं जमानत जब्त हुई है तो वो समाजवादी पार्टी ने करी थी पृथ्वीपुर चुनाव में 2018 के अंदर, कांग्रेस ने नहीं करी थी। तो ये चुनौती कहना, ये तो जनता को भ्रमित करना है कि ये कांग्रेस के वोट काटेंगे, ये कांग्रेस के वोट के लिए है, वोट कटुआ तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत प्रदेशों में अगर इस भाषा को बात करे तो। राजनीतिक पार्टियों का काम है चुनाव लड़ना, जनता कितना वोट देती है, कितना विश्वास करती है, ये हमारी बात पे निर्भर करता है। जहां हमें सुधार की जरूरत होगी हम सुधार करेंगे। कल नामांकन का आखिरी दिन था। हमारे स्टार प्रचारक पूर्व सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने छतरपुर में कमान संभाली थी। हमारे एमएलसी और वर्तमान विधायक अनिल प्रधान जी और डॉक्टर मान सिंह जी ने पन्ना में कमान संभाली थी, नामांकन भरा है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे नेता लगातार काम कर रहे हैं और काम के जो हमने विकास किए हैं, जो हमारे विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके काम को हम जनता के बीच में ला रहे हैं और जनता हमको समर्थन दे रही है। राय साहब, पहले तो हमारे सपा के जो यहाँ बैठे हैं प्रवक्ता जी, उन्होंने जो बात कही, जो शब्दों का उच्चारण करा, उस पर मुझे घोर आपत्ति है। हमने कभी भी अखिलेश जी को टोटी चोर नहीं कहा। और जब उन्होंने यूपी में इतनी सारी योजना चलाई तो यूपी में इनका सुपड़ा साफ क्यों हो गया? इसके लिए इनको आत्मचिंतन करना चाहिए। मुझे लगता है एक लाइन में इनकी पूरी बातों का जवाब आ गया। निश्चित मामा आप कहो, फूफा आप कहो, और ये भाषा शैली जो टोटी चोर वाली है, ये चिलिम चोर, ये चिलमी बताएंगे, ये चिलमी लोग बताएंगे कि भाषा की मर्यादा क्या होती है जिसके प्रदेश प्रभारी के अंगरक्षक को कार्यकर्ताओं के ऊपर बंदूक निकालनी पड़ती हो, वो हमको भाषाई शैली बता रहे हैं और अपनी भाषा जो शब्दावली आपने अपनाई हुई है वो हम आपको बता दी तो आपको दिक्कत हो रही है। मामा हमने तो नाम नहीं रखा, मैंने तो कंस मामा कहा नहीं, मैंने शकुनी मामा तो कहा नहीं, तो उसमें आपको दिक्कत क्या हो गई? मैंने फूफा तो कहा नहीं, फूफा तो आपके नेता ठीक है। कह रहे जेपी मूलचंदानी जी, मध्य प्रदेश पे हम फोकस करते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। जेपी मूलचंदानी जी, इन्होंने अपनी बात शांति से रखी, मैंने सुनी। अब आप भी मेरी बातों को शांति से शब्दावली पे आपत्ति आपने रखी और जिस शब्द से आपने संबोधन किया उस पे क्रिया की प्रतिक्रिया दी मैंने। आपको तकलीफ हो रही है। मामा के लिए आपको रिश्ता नहीं रखना, आपको पार्टी के लोगों को रिश्तेदारियां नहीं बनाना, तो ये मामा फूफा शब्दावली जेपी मूलचंदानी जी, मैं चाहूंगा मध्य प्रदेश पर हम बात करते हैं, वो बेहतर होगा। अगर मुद्दों का हम जिक्र करें तो मुद्दों पर सियासत को लेकर जो फिलहाल देखने को चीजें मिल रही हैं, यही आरोप है कि मुद्दे कहाँ गए हैं इस बार, जो बागी हो गए हैं। आप सपा बसपा को मना रहे हैं, तमाम आपके समीकरण बन रहे हैं, लेकिन मुद्दे कहाँ हैं? निश्चित रूप से आपने जो राय साहब बात कही, 18 साल में हमने क्या किया। 2003 में मिस्टर भट्टा डाल ने हमको जो सरकार, हमारी सरकार जब आई थी उसके पहले मिस्टर भट्टा डाल की सरकार थी, गड्ढों में सड़क थी और सड़कों में गड्ढे थे, लाइट आ जाती थी तो ऐसा लगता था कि आज दिवाली है। कुछ भी मूलभूत सुविधाएं उस समय नहीं थी। 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बीमारू राज्य को एक विकसित और विकासशील राज्य बनाया है। 3 मुख्यमंत्री दिए आपने, वो उमा भारती जी कहाँ है? बाबूलाल गौर साहब को क्यों हटाया? कोई कारण बता दीजिए कि बाबूलाल गौर साहब नहीं थे, आपके काबिल नहीं थे, उनमें काबिलियत नहीं थी, इसीलिए बाबूलाल गौर साहब को हटाया। उमा भारती जी आज चुनाव में नदारद क्यों हैं? इसका कारण बता दीजिए। मध्य प्रदेश के चुनाव पे बात कीजिए ना, जवाब दीजिए ना। आपका केंद्रीय नेतृत्व क्यों चुनाव लड़ रहा है? मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। 3 केंद्रीय मंत्री क्यों है? एक एक करके यश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ठीक है यश जी, सांसदों को क्यों चुनाव लड़ाना पड़ रहा है? आपके प्रत्याशी, आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं मैं तो हेलीकॉप्टर में घूमता, टाटा बाय बाय करता, चुनाव लड़ना ही नहीं था। नरेंद्र सिंह तोमर जी अपनी दिल्ली विधानसभा से कितने दिन तक नदारत है? इन बातों का जवाब दीजिए ना। आप उत्तर प्रदेश पहुंच गए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धरातल की बातों से तो भाग रहे हैं। आप रख लीजिए भैया, सुनने का मादा रखिए। सुनना चाह रहे हैं ना, सभी तो सवाल कर रहे हैं। ठीक है योगेश जी, भाग रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश पहुंच गए थे। ठीक है, मैं डिबेट ऐसे ही नहीं जाएगी। ठीक है जेपी मूलचंदानी जी, मैं चाहूंगा पहले आपका लीजिए, इसके बाद मैं योगेश जी पर आऊंगा जी। मुझे लगता है मुद्दों पर बात करना चाहिए। अब इनको बोलिए कि आपने मुद्दा बोला,
कि आप बंटाधार जी को है, आप आए यश जी, आपने अपनी बात कह ली है, मैं आपको नहीं, इस सवाल का जवाब कौन देगा? उमा भारती जी हटी, उन्होंने इस्तीफा दिया, गौर साहब को बनाया गया, बाबूलाल गौर साहब को क्यों हटाया? कारण बता दीजिए। नहीं थे वो इस काबिल, इसीलिए हटाया उनको। बोलिए इस बात को। शिवराज सिंह जी काबिल थे, इसीलिए शिवराज जी को लाए। बाबूलाल गौर जी काबिल नहीं थे, उनका आप नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे थे, ठीक है, मैं आपको ठीक है यश जी, मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है जेपी मूलचंदानी जी, आप जवाब दे दीजिए, मैं आगे चर्चा को फिर आगे बढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कि पहले इनको शांत करिए, ये बीच बीच में इंटरप्रेशन करके टाइम पास। ठीक है यश जी, मैं चाहूंगा एक एक करके चर्चा हो। ठीक है मूलचंदानी जी, आप कहिए, उसके बाद हम चर्चा बिल्कुल लगातार इस तरीके से बढ़ाएंगे कि कोई शोर शराबा ना हो, शांति से चर्चा हो जाए। अपनी अपनी बात रखिए, और मुझे लगता है कि डिबेट का सलीका आना चाहिए। ठीक है, हाँ जेपी मूलचंदानी जी, शांति से सुनिए, अब ये भी सुनने का मादा रखें। यश जी मैं चाहूंगा, ठीक है वन बाय वन चर्चा करते हैं। ठीक है बीजेपी के फूफा जी जवाब दीजिए। यश जी बीच में मत टोकिए, यश जी बीच में मत टोकिए, हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। सवाल का जवाब दे देना उतनी देर में, सवाल पूछा है। ठीक है, मैंने कोई और मेहमान है वो लगातार इंतजार कर रहे हैं, उन पे आऊंगा मैं। जेपी मूलचंदानी जी, आप जो तमाम बातें यश जी भी कह रहे हैं उन पर भी आप जवाब दीजिए। 2003 से बात छेड़ी तो मैंने 2003 का सवाल पूछा, उमा भारती जी ने इस्तीफा दिया, गौर साहब को क्यों हटाया? जवाब दे दे, सीधा प्रश्न, सीधा जवाब होना चाहिए उसका। बीच बीच में बोल रहे हैं ऐसे लोगों को कैसे? देखिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, आपके तो भी सवाल हैं, आप उन्हें लिख लीजिए, एक साथ में सवाल उनसे पूछूंगा। लेकिन जेपी मूलचंदानी जी, आपसे जो सवाल किए हैं और तमाम जो बातें आप कह रहे थे उस पर अपनी बात रखिए। ठीक है ठीक है ठीक है, वो नहीं बोल रहे हैं आप जेपी जी। 2003 में हमें जो एक बीमारू राज्य मिला था, उसको एक विकसित और विकासशील मध्य प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मिस्टर भंटाडाल ने जिस प्रकार 2003 में प्रदेश की हालत थी, वो हमने नहीं, आपने, पत्रकार गणों ने, जनता ने देखी है। गड्ढों में सड़क थी और सड़कों में गड्ढे थे, लाइट आती थी तो ऐसा लगता था आज दिवाली है। मूलभूत सुविधाएं जिसमें पानी, पेयजल की समस्या थी, या सड़कों की समस्या थी, या युवाओं की समस्या थी, रोजगार की समस्या थी, या उद्योगपतियों की समस्या थी, वो दृश्य सबने देखा है। आज मध्य प्रदेश सभी चीजों में आगे, आज हमारे पास सड़कें हैं, आज हमारे पास उद्योगपति खुश है, हमारा युवा खुश है, ठीक है जेपी मूलचंदानी जी। लेकिन योगेंद्र सिंह तोमर जी भी एक बात कह रहे थे, मैं चाहूंगा उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया रखें तो बेहतर होगा जी। जनता को ये, हाँ ठीक है, योगेंद्र जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को, बोलूंगा तो वही बात हो जाएगी। जवाब नहीं दिया उन्होंने उस बात, 2003 से 23 पे आ गए। ठीक है, मैं आता हूं, ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए सर। ठीक है जेपी जी, चल बढ़ाऊंगा। यश जी आपके पास ही आऊंगा। जिस तरीके से आप तमाम सवाल कर रहे थे, मैं चाहूंगा एक एक करके आप वो सवाल करिए और मैं उनको लिखता हूं, और आगे जब भी उनका जेपी जी के पास मैं पहुंचूंगा उनसे सवाल लूंगा और एक एक करके हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जब भी सवाल होता है, और सवाल सत्ताधारी है तो सत्ताधारी दल से सवाल होंगे, और इनकी जिम्मेदारी है कि इनको जवाब देना पड़ेगा। जब इनको सत्ता सौंपी गई तो क्यों एक साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदले? और उमा भारती जी ने, चलिए मानते हैं, इस्तीफा दिया, फिर आकर के उन्होंने जिस तरीके से बाबूलाल गौर साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, और फिर बाबूलाल गौर साहब के मुख्यमंत्री काल में ही उन्होंने आके वापस अपनी गद्दी मांगी, और जिस तरीके से उमा भारती जी को अपमानित किया गया और वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से बाहर निकली और पदयात्रा पे चली गई, और फिर उसके बाद उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई। फिर बाबूलाल गौर साहब को भी हटा दिया गया और शिवराज सिंह चौहान जी की ताजपोशी हुई। तो सवाल उठता है कि ठीक है, उमा भारती जी को आपने ताजपोशी नहीं दी, असंतोष होगा, पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जनता ने चुना था। उस समय उमा भारती जी जो थी, वो मध्य प्रदेश के अंदर चेहरा थी भारतीय जनता पार्टी का, कि अगर चुनाव होगा तो ये चेहरा है, और वही लगातार आंदोलनरत थी। उस समय शिवराज सिंह चौहान जी नजर नहीं आते थे, उस समय वीडी शर्मा जी नजर नहीं आते थे, उस समय कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर नजर आता था तो वो उमा भारती जी आती थी, और जनता ने जो विश्वास दिखाया वो उमा भारती जी पे दिखाया। उसी बात पे फिर जब बाबूलाल गौर साहब को आपने मुख्यमंत्री बनाया, तो हटाने के पीछे, उमा भारती जी को नजरअंदाज करने के बजाय आज ये परिणाम है कि उन बाबूलाल गौर साहब का भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं लेती है। लेकिन आज उमा भारती जी बीजेपी कहती है कि शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पर लड़ते आए, फिर उनके नाम पर तो वोट मिले हैं ना। मैं उसी बात को आगे बोल रहा हूं। आज वही उमा भारती जी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके हिमालय पे चली जाती हैं, चुनाव से दूरी रखती हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनसे दूरी रखती हैं, तो वो अपना सम्मान बचाने के लिए चुपचाप हिमालय पे चली जाती हैं। अब बात आती है शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पे, अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा है कहां? हर जगह तो मोदी जी का चेहरा है, चुनाव की कमाल अमित शाह जी संभाल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का जो कैडर है वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। 3 केंद्रीय मंत्री, सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है,
उसके बाद जो दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी करती है, तो क्यों दूसरे दलों से आए हुए आयातित नेताओं को ये टिकट दे रहे हैं? और जिस तरीके से अनुशासित होने के दावे करते हैं, हमने साफ देखा जबलपुर के अंदर मध्य प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी के सामने उनके साथ धक्का मुक्की होती है, उनका अंगरक्षक आकर के बीच बचाव करता है, उसकी पिटाई की जाती है, उसको बंदूक निकालनी पड़ती है बचाव करने के लिए, और उसके बाद कल भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं नाखुशी के कारण कि जिन लोगों ने ये अनुशासनहीनता करी है भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार करती है, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये मेरे आरोप नहीं है, ये जनता के आरोप है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आरोप है। ठीक है। और मेरा जो शुरुआत में बात थी कि इस तरीके की नौबत और ये एक सड़क छाप गुंडे मवाली वाली भाषा कि 10 तारीख तक तो हम खुद देख लेंगे, जो आप मीडिया के साथ ही दिखा रहे हैं, मैंने तो सुनी नहीं, आपके माध्यम से जब सुन रहे हैं, तो जिस तरीके की भाषा शैली और काम करने की प्रणाली दिख रही है कि अधिकारियों को देख लो, लोगों को देख लेंगे, तो ये भाषा शैली लोकतंत्र के लिए और जनमानस के लिए ठीक नहीं है। मैंने मोबाइल की भी बात करी, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के मोबाइलों को देखा जा रहा है, गुपचुप तरीके से देखा जा रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को बचाएं और सवाल सरकार से ही पूछेंगे। ये चुनी हुई सरकार है, इन्हीं को जवाब देना है। ठीक है। देखिए तमाम सरकार आई थी, उसको जनता ने देख लिया है कि किस प्रकार वल्लभ भवन में बैठ के सूटकेस की राजनीति की सरकार जेपी जी, लेकिन यहाँ पर यश जी कह रहे हैं कि उनको उनके सवालों का जवाब नहीं मिला है। मैं चाहूंगा जो बातें उन्होंने आपसे प्रमुखता से पूछी थी उस पर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, तो मैं चर्चा को फिर आगे बढ़ाता हूँ। निश्चित रूप से मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो जब हमारे को अभी जन आशीर्वाद हमने यात्रा निकाली, तो जिस प्रकार से हमको जनता का आशीर्वाद मिला, और एक ही निकाली जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस ने, तो जनता का आक्रोश तो नहीं था, इनका नेताओं का आपस का आक्रोश, आपस की लड़ाइयां हमने सब मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है। मध्य प्रदेश जनता को ये मालूम है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार, प्रदेश में भी सरकार है, तो निश्चित रूप से जो डबल इंजन की सरकार है वो जनता की सेवा कर सकती है, और जनता का पूरा मूड भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कितना भी भ्रम फैला ले कांग्रेस, कितने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ले, 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो इनके सारे नेता पलायन करेंगे और अपने अपने घरों में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि ये केवल धर्म का चोला ओढ़कर कभी जनता को गुमराह कर चुनाव के समय प्रतीत हो जाते हैं, और उसके बाद चुनाव के बाद ये हार जाते हैं, तो ये गायब हो जाते हैं। अब सपा के प्रवक्ता जी ने मेरे से कुछ सवाल करे थे, जी, समय की कमी है, मैं चाहूंगा संक्षिप्त में आप जवाब दें जेपी जी। हाँ, मैं चाहूंगा समय की कमी है, संक्षिप्त में जवाब दें जी। तो जिस प्रकार से सपा के प्रवक्ता जी ने आरोप लगाए, तो जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनती है, और जो विधायक दल रहता है वो मुख्यमंत्री का चयन करता है। और मुझे सबके प्रवक्ता को अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। यूपी में आप सत्ता में गिरेबान हमारी क्यों झांक रहे हैं भाई? आप सत्ताधारी दलों सवाल आपसे पूछेंगे। देखिए ठीक है, गिरेबान हमारी मतलब सवाल आप हमेशा विपक्षी करेंगे और सत्ताधारी दल आप बने रहना चाहेंगे। हाँ ठीक है, मैं चाहूंगा चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। देखिए ठीक है, यश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए तमाम आपने जो सवाल जेपी जी से किए थे, मुझे नहीं लगता कि आप जो फिर उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन लगातार जो सवाल आपने किए थे उस पर एक अलग बहस का एक पूरा विषय हो सकता है। फिलहाल आपके तमाम और सवाल हैं, आप जो उनकी प्रतिक्रिया उन पर देना चाहें। यश जी, देखिए जनता है, जनता सब देख रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी में चिकित्सा की व्यवस्था क्या है? एकमात्र जिला अस्पताल है जिसको जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे बनाया, 1250 के नाम से भी जानते हैं। असुविधा का भरमार है वहां पे। जब राजधानी भोपाल में और उसके 1 किलोमीटर के दायरे में सारे अधिकारी, सारे मंत्री लगभग रहते हैं, और वहां जब व्यवस्था है तो बाकी पूरे प्रदेश भर में क्या होगी? ऐसी शिक्षा का बंटाधार है, सारी व्यवस्थाएं का बंटाधार है। जो ये बातें करते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, ऋण लेके कर्जे की दुकान खोली और एक कर्जा जनता को पटाना है, और जनता ये समझ रही है कि 1100 का रसोई गैस, 100 से ऊपर पेट्रोल और डीजल के दाम, तमाम और ये महंगाई की मार इन्होंने दी है। क्योंकि समय की हमारे पास भारी कमी है और समय पूरा हो चुका है।